खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से आपको बताते चले कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार कोरोना से लड़ने में पूरी तरह फेल है। श्री यादव ने कहा कि सरकार लाख दावा करे कि हम अच्छे से अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। यहाँ जनता इनकी झूठी बातों से ऊब चुकी है। आइए सुनते हैं अवनीश यादव ने क्या कहा। कोरोना से आज जो देश प्रदेश का हालात है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, आज कोरोना गांव-गांव तक फैल चुका है। इसकी सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की ध्वस्त स्वस्थ व्यवस्था है और यहाँ की उसकी जो कार्यप्रणाली एकदम ध्वस्त है पूरी तरीके से। अगर हमारी सरकार की कार्यप्रणाली स्वस्थ होती और सरकार के स्वास्थ्य पर अगर सरकार ने विशेष ध्यान दिया होता, आज के 1 साल पहले कोरोना ने जिस तरीके से हिंदुस्तान में अपना कहर बरपाया था, लोगों ने पीएम केयर फंड के नाम पे और कोरोना की रोकथाम के लिए गाँव-गाँव से और बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने बड़े और पीएम केयर फंड के नाम से जो फंड बना था उस पर तमाम लोगों ने डोनेशन देकर कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए सरकार की मदद की। लेकिन 1 साल में हमने क्या किया कि आज कोरोना दुगुनी रफ्तार के साथ बढ़ रही है, हम उसको रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार फेल्योर है और सरकार पर कोई अंकुश, अगर सरकार इस पर काम की हुई थी तो सरकार जहां से ये कोरोना जहां से चला, चाहे ब्रिटेन से चला, चाहे चीन से चला, चाहे अमेरिका से चला, जहां से ये पैदा हुआ कोरोना, जहां से पैदा हुआ वहीं से अगर कोरोना खत्म हो चुका है तो आज भारत के अंदर कोरोना कैसे दूसरी बार आ चुका है। दूसरे जहां से कोरोना पैदा हुआ वहां से खत्म हो चुका है और जहां आया है यहाँ लगातार दूसरी लहर तीसरी लहर चल रहा है। इसलिए सरकार इस पर फेल्योर है, नहीं तो कोरोना को हम पूरी तरीके से रोकथाम कर सकते थे। कोरोना को फैलाने में किसकी जिम्मेदारी है आपको? देखिए, सबसे अधिक जिम्मेदारी कोरोना को फैलाने में सरकार की है। सरकार इतनी लापरवाह है, इतनी गैर जिम्मेदाराना है कि अगर सरकार ने इस पर अंकुश लगाया होता, सरकार ने लोगों तक कोरोना के बारे में लोगों को जागृत किया होता, स्थिति नहीं होती। और ऐसे हालात में जब पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना चरमोत्कर्ष पे था तो बंगाल में चुनाव नहीं कराना चाहिए था। चाहे और जगह जो चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तो कहीं न कहीं जब चुनाव होंगे, लोग इकट्ठा होंगे, तो जब ये संक्रमण है, महामारी है, तो फैलेगी। तो ऐसे हालात में कोरोना की पूरी जिम्मेदारी जो सरकार को उठानी पड़ी। सरकार के मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के आज प्रत्येक घाट पर, चाहे वो गांव का छोटा घाट हो और चाहे वो बड़ा घाट हो, उन घाटों पर जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लाशें प्रतिदिन जल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। और सरकार पूरी तरह से फेल है। आज मस्जिद और मंदिर की बात केवल करके जनता को गुमराह करके, अगर उसने यही मंदिर और मस्जिद की बात न करके स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया होता तो आज शादी हालात उत्तर प्रदेश के नहीं होते। जो लोग राम मंदिर की मांग कर रहे थे, आज वही लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईश्वर हमारे आस्था का विषय है और हम हर घरों में, चाहे उत्तर प्रदेश का चाहे देश का, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घरों में हमारे जो आराध्य होते हैं वो घरों में न रहे। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन ये हमारे आराध्य हैं। हम उनसे पूजा करके उनके आदर्शों को अपनाते हैं, लेकिन उनके नाम पर अगर राजनीति होगी, ईश्वर भी ये माफ नहीं करेगा कि जिस ईश्वर के नाम पर हम राजनीति कर रहे हैं, ईश्वर को हम जब अपने दुख में होते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, और जब उसी ईश्वर को हम राजनीति का केंद्र बना लेंगे फिर ईश्वर हमारे साथ सौतेला व्यवहार करेगा। आज उसी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी, जिस तरीके से हमने मंदिर और मस्जिद के लिए सरकार लोगों को गुमराह कर दी गई, अगर ये हॉस्पिटलों पर ध्यान दी होती, स्कूलों पर ध्यान दी हुई थी, तो शायद ये उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे नहीं होते। जब चुनाव होता है तो कोरोना नहीं रहता है, आज जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं तो कोरोना आ जाता है। इस संबंध में यही सरकार की दोहरी मानसिकता है। यही सरकार तो चाहती है। सरकार चाहती है कि पूरे देश के लोगों को अनपढ़ बना दे, उनको जाहिल बना दे, उनको गवार बना दे। अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो अपने हक और अधिकार की बात करेगा। अगर शिक्षित हो जाएगा तो जो भारतीय संविधान, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात करेगा। अगर शिक्षित नहीं रहेगा तभी वो धर्म और मजहब के नाम पर लड़ते हुए या तो वो मारा जाएगा या तो अपंग हो जाएगा, और तब जाकर हम बात नहीं करेंगे ना शिक्षा के स्वास्थ्य की। इसीलिए कोई भी देश का, जितने भी आज पूरे विश्व में जितने भी आज विकसित देश हैं, सारे विकसित देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती हैं, इसलिए वो देश आज विकसित है। और इंडिया है और अपना हिंदुस्तान है जहाँ पे धर्म और संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति होती है, इसलिए आज हमारा देश स्वास्थ्य के मामले में पता न चौथे नंबर पे, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। और आज भले से हम कह रहे हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अब घाटों पर लकड़ियां नहीं मिलने के लोग जलाए जाए, लोग लाशों को दफना कर चले जा रहे हैं। इलाहाबाद के प्रयागराज घाट पर हजारों की संख्या में वैसे लाश पड़ी हैं और बहुत सारे घाटों पर कुत्ते और जो जंगली पशु हैं वो लाशों को नोच के खाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके इन सब कामों से
सरकार इन सब कामों से जनता का वर्तमान की सरकार से विश्वास उठ चुका है और कोई भी सरकार तभी जनता में अपनी विश्वसनीयता पैदा कर पाएगी जब शिक्षा स्वास्थ्य में बेहतर उपचार दे सके। आप देवरिया के सदर अस्पताल में देख लीजिए, वहां की व्यवस्थाएं क्या है। यहाँ के विधायक और मंत्री जिन्होंने आज 1 साल पहले अपना 25 लाख और 30 लाख सरकारी फंड में दिया, उनका हिसाब उनके नाम पर क्या है, वो 25-30 लाख दिए तो, लेकिन उन्हीं पैसों का सरकार ने कोरोना के नाम पर पैसों को लेकर और बंगाल में चुनाव प्रचार में पैसा खत्म करने का काम किया। अगर उन्हीं पैसों का अगर उन्होंने दवाइयां बनाई होती, ऑक्सीजन बनाई होती और वो तमाम हॉस्पिटल के अंदर कोविड वार्ड बनाए होते तो आज शायद हम कोरोना तो सरकार तो कह रहे है कि हमारे देश में ना ऑक्सीजन की कमी, ना स्ट्रेचर की कमी, किसी भी चीज की कमी तो नहीं दिखा रही है। आप समाज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आप हर जगह जा रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम है कि जो आज समाज की वीडियो आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं? आपको नहीं मालूम है कि किस तरह लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दे रहे हैं? ये हमसे बेहतर आप जान सकते हैं, क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच में जाकर उनकी कमियों को उजागर करने का काम करते हैं। देवरिया सदर अस्पताल में आप अभी जाइए और देखिए वहाँ पे कितने लोग ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो सरकार मियाँ मिट्टू, यहाँ तक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठे बोले जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कोरोना ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी ही नहीं है। लेकिन क्या ये सच्चाई? अगर ये कोरोना नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो जितने लोगों की मौत हो रही है, जो घाटों की स्थिति है, लखनऊ की घाट, चाहे इलाहाबाद की घाट, चाहे बनारस की घाट, चाहे देवरिया घाट, चाहे जितने भी बड़े बड़े घाटे हैं, जिन घाटों पर हजारों हजारों की संख्या में लाश जलाई तो छोड़िए, दफना के लोग चले जा रहे हैं, तो फिर ये कैसे है? तो अगर ये सारी चित्र आपके आंखों के सामने है तो फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री से बड़ा झूठा हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकता। ये बताइए, आज के समय में विकास के नाम पे नहीं वोट मिल रहा है, जुमलेबाजी के नाम पर वोट मिल रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, यही तो मैं कहना चाह रहा था अभी, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि लोग शिक्षित हों। इसीलिए कोरोना के नाम पर स्कूलों को बंद रखा है और कोरोना और चुनाव के नाम पर लोगों को भीड़ में ढकेल दिया है। वो जानती है कि जब उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण इलाके का तबका है, जब वो शिक्षित हो जाएगा, जब वो पढ़ाई लिखाई करके और जब भारतीय संविधान में अपने दिए हुए प्रदत्त अधिकारों के बारे में जान जाएगा तो अपने हक और अधिकार की बात करेगा, तब वो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेगा। क्योंकि और जब उनको नई शिक्षा देंगे तो उसी तरीके से उल जुलूल बातें करके, लोगों को गुमराह करके और धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर उन पर लड़ा के और उनके आपसी फूट का फायदा उठाते हुए पुनः हम सत्ता पर काबिज रहने का काम करेंगे। इसीलिए आज शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।